जय हिंद दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड के एयरक्राफ्ट ने खदेड़ा पाकिस्तानी शिप को और श्रीलंका में चीन के स्पाई शिप पर संकट गहराया। झुकने के मूड में नहीं ड्रैगन और भारत भी अलर्ट। वहीं भारत को रूस से मिल सकता है TU-160 ब्लैक जैक बॉम्बर और चाइना को फिर झटका देने की तैयारी। 12,000 रुपए से नीचे नहीं मिलेंगे अब चीन के स्मार्टफोन। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, श्रीलंका में चीन के स्पाई शिप को लेकर जियोपॉलिटिकल संकट बहुत गहरा गया है। भारत के कड़े विरोध के बाद श्रीलंका ने चीन से अपने जासूसी शिप युआन वोंग 5 का हम्बनटोटा का दौरा टालने के लिए कहा। श्रीलंका के इस बदले रुख पर चीन टेंशन में आ गया और कोलंबो में तैनात चीनी राजदूत ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की। इसमें चीनी राजदूत ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति से कहा कि वह दौरा टालने पर पहले शी जिनपिंग सरकार से बात करेगी, इसके बाद ही कोई जवाब देगी। उधर भारत ने चीनी शिप के बारे में अपना सख्त रुख बरकरार रखा है। माना जा रहा है कि चीन इस पूरे मामले में अभी झुकने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा। चीन का ये स्पाई शिप कंगाली की हालत से जूझ रहे श्रीलंका की सरकार के लिए जियोपॉलिटिकल सिरदर्द बन गया है। भारत इस दौरे का जोरदार विरोध कर रहा है। भारत का कहना है कि चीन के स्पाई शिप के आने से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। वहीं देश में अभी तक अपना बॉम्बर नहीं है, यानी वो जेट जो लंबी दूरी की यात्रा करके दुश्मन के इलाके में बड़े बम गिराकर वापस चला आए। अब इनका इस्तेमाल हाइपरसोनिक, क्रूज और सुपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल की लॉन्चिंग के लिए भी किया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत में रूस से बॉम्बर मंगाया जा सकता है, क्योंकि रूस के साथ हुई S-400 एयर डिफेंस डील की सफलता के बाद यह डील भी हो सकती है। हाल ही में हुए चाणक्य फाउंडेशन द्वारा आयोजित प्रोग्राम चाणक्य डायलॉग्स में इस बात की ओर पूर्व एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने इशारा किया था। उन्होंने भारत कनाड नाम के डिफेंस एनालिस्ट के सवाल के जवाब में यह बात इशारों में कही थी, जिसे बाद में कुछ और डिफेंस एनालिस्ट ने ट्वीट भी किया। दोस्तों, TU-160 बॉम्बर को व्हाइट स्वान भी कहा जाता है। इसका नेटो में रिपोर्टिंग नाम ब्लैक जैक है। ये एक सुपरसोनिक वेरिएबल स्वीप विंग हैवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। 1987 से लगातार रूसी एरोस्पेस फोर्स में तैनात है। वॉर के समय में इसकी कॉम्बैट रेंज 2000 किलोमीटर तक होती है, जिसे सबसोनिक स्पीड में बढ़ाकर 7300 किलोमीटर तक किया जा सकता है। यह मैक्सिमम 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। TU-160 ब्लैक जैक बॉम्बर में कितने प्रकार के बम लोड किए जा सकते हैं, इसका जिक्र कहीं नहीं किया गया है, लेकिन बताया जाता है कि यह 45,000 किलोग्राम वजन के बम लेकर उड़ सकता है। इसके अलावा इसके अंदर 2 रोटरी लॉन्चर्स हैं। हर लॉन्चर 6 क्रूज मिसाइल या फिर 12 AS-16 किक बैक शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल स्टोर कर सकता है। अब मुद्दा यह है कि अगर ये इंडियन एयर फोर्स में शामिल होता है तो देश के किसी भी कोने में कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएगा। साथ ही अगर इसमें न्यूक्लियर हथियारों से लैस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल या हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लगाया जाता है तो इससे दुश्मन की हालत पस्त हो जाएगी, क्योंकि इससे मिसाइलों की रेंज बढ़ जाएगी। वहीं पाकिस्तानी नेवी के एक वॉरशिप की भारतीय समुद्री सीमा में घुसने की कोशिश उल्टी पड़ गई। बताया गया है कि इसी साल जुलाई में पाकिस्तानी नेवी का शिप अलमगीर जब गुजरात स्थित भारतीय समुद्री सीमा को पार कर गया था। हालांकि कोस्ट गार्ड के डोनियर मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट ने वॉरशिप को ढूंढ निकाला और उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। सोर्सेस के मुताबिक गुजरात के करीब समुद्री सीमा के 5 नॉटिकल मील इलाके में भारतीय एजेंसियां अपनी तरफ की मछली पकड़ने वाली नावों को भी आगे नहीं जाने देती। हालांकि जब डोनियर एयरक्राफ्ट ने कोस्ट गार्ड को पाकिस्तानी वॉरशिप के समुद्री सीमा के पास होने की जानकारी दी तो वॉरशिप को लौटने की चेतावनी दे दी गई। हालांकि उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया और इस पूरी घटना के दौरान डोनियर एयरक्राफ्ट PNS अलमगीर के ऊपर ही मंडराता रहा और उसे रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम से भी संपर्क करने की कोशिश करता रहा। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी हरकतों की जानकारी लग जाने के डर से कम्युनिकेशन चैनल्स पर कोई जवाब नहीं दिया। डोनियर ने कम से कम 2 से 3 बार इस पाकिस्तानी वॉरशिप के चक्कर लगाए और जब तक वो अपने सीमा की तरफ नहीं लौट गया तब तक उस पर निगरानी रखी। इस मामले में अब तक भारतीय कोस्ट गार्ड की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। हालांकि सोर्सेस का कहना है कि PNS अलमगीर के कैप्टन को यह अंदाजा हो गया था कि भारत की तरफ से उस पर जवाबी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए उसने बिना जवाब दिए ही भागना ठीक समझा। बताया गया है कि पाकिस्तानी वॉरशिप ये पता लगाने आया था कि वह भारतीय समुद्री सीमा में बिना निगरानी के सीमा के कितना अंदर तक जा सकता है। हालांकि उसकी ये कोशिश डोनियर एयरक्राफ्ट की चौकसी की वजह से फेल हो गई। वहीं अगली बार आप मार्केट में सस्ता स्मार्टफोन खरीदने जाएं तो शायद आपको किसी चाइनीज कंपनी का फोन नहीं मिलेगा। इसके बदले आपको लावा या माइक्रोमैक्स जैसी भारतीय कंपनी का स्मार्टफोन मिलेगा। इसकी वजह यह है कि सरकार चीन की कंपनियों को 12,000 रुपए से नीचे की कैटेगरी से चलता करने की तैयारी में है। दोस्तों, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मार्केट है, लेकिन देश में चीन की कंपनियों का दबदबा है। किसी जमाने में देश में बिकने वाले आधे स्मार्टफोन लावा और माइक्रोमैक्स के होते थे।
लेकिन चीन की कंपनियों ने उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। सरकार अब फिर से डोमेस्टिक कंपनियों को सहारा देना चाहती है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की कंपनियों को 12,000 रुपए से कम कीमत वाले स्मार्टफोन बेचने से रोका जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो Xiaomi, जिसे हम MI के नाम से जानते हैं, ऐसी चीनी कंपनियों को तगड़ा झटका लगेगा, क्योंकि इन कंपनियों की बिक्री में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। जून 2022 में भारत में बिकने वाले स्मार्टफोन्स में 12,000 रुपए से कम कीमत वाली मोबाइल्स की हिस्सेदारी 1/3 थी। इनमें चीन की कंपनियों की हिस्सेदारी 80% तक थी। हालांकि अब यह साफ नहीं है कि सरकार इस बारे में किसी नीति की घोषणा करेगी या औपचारिक रूप से इन कंपनियों को इस बारे में बताएगी। भारत में चीन के स्मार्टफोन कंपनियों पर जानबूझकर घाटा दिखाने, टैक्स चोरी करने और पैसों के गबन का आरोप है। सरकार की कई एजेंसियां उनके खिलाफ जांच कर रही है। इनमें Xiaomi, Oppo और Vivo शामिल हैं। सरकार के इस कदम से एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियों पर असर नहीं होगा। इसकी वजह है कि ये कंपनियां महंगे स्मार्टफोन बेचती है। दोस्तों, कभी लावा और माइक्रोमैक्स जैसी डोमेस्टिक कंपनियों की भारत के स्मार्टफोन बाजार में करीब आधी हिस्सेदारी थी, लेकिन चीन की कंपनियों ने सस्ते और ज़्यादा फीचर वाले स्मार्टफोन उतारकर उनकी मार्केट तबाह कर दी। वहीं भारत अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक नया चैप्टर जुड़ गया है। यूएस नेवी शिप USNS चार्ल्स ड्रू संडे को चेन्नई के कटुपल्ली शिपयार्ड में मरम्मत और सर्विस के लिए पहुंचा है। डिफेंस मंत्रालय के मुताबिक भारत में अमेरिकी नेवी के शिप की यह पहली मरम्मत है। अमेरिकी नेवी ने शिप के रखरखाव के लिए कटुपल्ली में LNT के शिपयार्ड को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इससे ग्लोबल शिप रिपेयर मार्केट में भारतीय शिपयार्ड की क्षमता कितनी है, ये पता चलता है। मंत्रालय ने बताया कि भारतीय शिपयार्ड एडवांस मैरीटाइम टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए कॉम्प्रहेंसिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव शिप रिपेयर और मेंटेनेंस सर्विस प्रदान करते हैं। इस आयोजन को इंडियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री और इंडिया US डिफेंस रिलेशन के लिए एक रेड लेटर डे के रूप में करार देते हुए सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस अजय कुमार ने बताया कि हमें अमेरिकी नेवी के शिप USNS चार्ल्स ड्रू का भारत में स्वागत करने के लिए उनकी यात्रा को तैयार करने के लिए वास्तव में प्रसन्नता हो रही है। भारत की पहल भारत और अमेरिका के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने में भी स्पेशल इंपॉर्टेंस रखती है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही ये जानकारी अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।